हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा प्रश्नावली 11.3 इसका पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में देखिए मैंने आपको 6 क्वेश्चंस तक बताए हैं। उसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अब बताऊंगा। तो देखिए मैंने जो आज 7 क्वेश्चन लिखा है, 7 क्वेश्चन देखिए आपकी बुक में दिया गया है। मैं एक बार पढ़ के लिख रहा हूं। एक समतल की समीकरण देखिए आपको दी गई है 2x + y - z = 5। इसके द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। इस समतल के द्वारा काटे गए तीनों अक्षों पर अंतःखंड ज्ञात कीजिए। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको देखिए इसका समतल का अंतःखंड रूप आपको बताया था। अगर इस समीकरण को हम अंतःखंड रूप में बदल दें तो उससे हम अंतःखंड भी निकाल सकते हैं। ये देखिए समतल का अंतःखंड रूप नहीं है, ये तो आपका देखिए मानक रूप कहलाता है। मानक रूप भी कह सकते हैं, इसे व्यापक रूप भी कह सकते हैं। देखिए बात एक ही है। मैं चलिए इसे मानक रूप लिख देता हूं। इसे हमें बदलना है अंतःखंड रूप में। अंतःखंड रूप जैसे मैंने आपको सिद्ध करवाया था, x/a + y/b + z/c = 1। वहां इक्वल टू अगर हम 1 ले आए तो अंतःखंड रूप भी होगा। और ऐसा करने के लिए हम 5 को अगर बटे में ले आएंगे, यानी 2x/5 + y/5 - z/5 = 1। अगर हम 5 को बटे में ले आए, ये देखिए मानक रूप से मैंने थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है अंतःखंड रूप में लाने की, क्योंकि इक्वल टू 1 होता है अंतःखंड रूप में। इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल अंतःखंड रूप ही हो गया। x/a, x का कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, + y/b, ये चलिए ठीक है, + z/c, यहां प्लस होना चाहिए -a, तो ये हमें सही भी करना पड़ेगा। इस 2 को अगर हम बटे में ले आए, यानी कि इस तरीके से x/5/2, क्योंकि 2 को हम बटे में ले आए। अब ये ठीक है x/a के फॉर्म में, + y/b, चलिए ये भी मैंने ऐसे छोड़ दिया, ये ठीक था, + z/c। तो अगर हम यहां प्लस रखेंगे, ये माइनस हमें इसके साथ लेना पड़ेगा, = 1। अब ये देखिए बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसकी तुलना करते हैं, x/a + y/b + z/c = 1। ये हो गया देखिए अंतःखंड रूप। हमें निकालने देखिए इस समतल के द्वारा काटे गए अंतःखंड कितने हैं, यानी कि x अक्ष पर अंतःखंड कितना है। x अक्ष पर अंतःखंड, उसके बाद y अक्ष पर अंतःखंड कितना है, और फिर आता है z अक्ष पर अंतःखंड कितना है। तुलना करते हैं, देखिए a का मान कितना है, 5/2, तो x अक्ष पर अंतःखंड 5/2, y अक्ष पर अंतःखंड 5 और z अक्ष पर अंतःखंड -5। माइनस का मतलब देखिए ये है, ये z अक्ष को ऋणात्मक दिशा में प्रतिच्छेदित करता है, x और y अक्ष में धनात्मक दिशाओं में प्रतिच्छेदित करता है। ये देखिए मैंने आपको जब भी बात बताई थी, ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। ये आपको करना था इस पर, यानी 7 क्वेश्चन में। अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन है, यानी कि 8वां। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतःखंड 3 इकाई है और जो तल z को x के समांतर है। मैं यहां पे देखिए लिख देता हूं एक बार, जो तो हमें क्वेश्चन में पता है, y अक्ष पर अंतःखंड बराबर 3। चलिए मैं 3 यहां लिख देता हूं, और ये तल z को x के समांतर है, यानी ऐसा समतल हमें निकालना है जो y अक्ष पर अंतःखंड 3 इकाई काटता हो और जो तल z को x के समांतर है।
अब ये कैसे कंप्लीट करें? अगर हमें देखिए तीनों अक्षों पर अंतःखंड पता होते तो हम यही वाला सूत्र लगा देंगे। यहां सिर्फ y अक्ष का अंतःखंड दिया गया है, बाकी तो हमें कोई दिया ही नहीं दिया। इसका मतलब है हम ये सूत्र तो नहीं लगा सकते। ये सूत्र सिर्फ तब अप्लाई होगा जब हमें तीनों अक्षों पर अंतःखंड पता हो। इसका मतलब ये है कि अगर ये y अक्ष पर अंतःखंड 3 काटता है, मैं जल्दी चित्र बनाने की कोशिश करता हूं। ये मूल बिंदु, ये z अक्ष, ये x अक्ष और ये y अक्ष। ये y अक्ष पर 3 इकाई का अंतःखंड काटता है, यानी ये जो दूरी है आपकी, ये 3 इकाई है। ऐसा समतल जो y अक्ष पर 3 इकाई का अंतःखंड काटता है, इसका मतलब है समतल इस बिंदु से होकर तो जाएगा ही जाएगा। इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 0, 3, 0, क्योंकि ये बिंदु देखिए, ये बिंदु y अक्ष पर है और वो भी मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर। इसका मतलब है ये समतल इस बिंदु से होकर तो जाएगा ही जाएगा। अब आगे भी चलिए, एक काम तो कंप्लीट हो गया। समतल जिस बिंदु से होकर जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, उस बिंदु के निर्देशांक हमें पता है, यानी कि 0, 3, 0। लेकिन ये जो समतल हमें निकालना है, ये तल z और x के समांतर है। z और x का देखिए वो ये है, ये जो तल है, मैं देखिए ये लिख देता हूं यहां पर, इस तरीके से बना रहा हूं। ये है तल आपका देखिए ZOX, इसके समांतर और इस बिंदु से होकर जाने वाला, इसके समांतर और इस बिंदु से होकर जाने वाला तल, यानी कि आपका समतल बनेगा, मैं देखिए यहां कोशिश करता हूं बनाने की, वो इस तरीके से होगा। इसका समीकरण हमें निकालना है, क्योंकि ये एक ऐसा तल है जो इसके समांतर है और इस बिंदु से होकर जा रहा है 0, 3, 0। तो जो मैंने आपको देखिए बात बताई थी, किसी समतल का समीकरण निकालने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो बिंदु के निर्देशांक जिससे वो होकर जाता है, वो तो चलिए पता है, और एक उसके लंबवत रेखा की दिशा। अगर वो भी पता लग जाए तो हम समतल का समीकरण निकाल सकते हैं। कौन से सूत्र से? देखिए मैंने आपको सिद्ध भी करवाया था। समतल के समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, a × x - x1 प्लस b × y - y1 प्लस c × z - z1 इक्वल टू 0। x1, y1, z1 बिंदु के निर्देशांक, a, b, c समतल के लंबवत रेखा की दिशा, समतल के लंबवत रेखा की दिशा, उसके दिक् अनुपात, ये हमें मान रखने हैं। हमें अभी ABC का मान तो चलिए नहीं पता, वो मैं छोड़ता हूं। इस वाले XYZ की जगह कभी कुछ नहीं रखना। x - x1 y - y1 z - z1, इस वाले ABC की जगह क्या रखना है? देखिए समतल के लंबवत रेखा कौन सी है? चलिए मैं पहले इस वाले समतल की बात करता हूं। ये ZX तल है, इसकी जो लंबवत रेखा है वो देखिए ये है y अक्ष। ये एक ऐसी रेखा है देखिए जो इस पूरे तल के लंबवत है। अगर ये रेखा इस तल के लंबवत है तो ये रेखा इसके भी लंबवत होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर हैं। ये एक ऐसी रेखा है, देखिए मैं तीर का चिन्ह लगाता हूं, जो इस वाले तल के लंबवत है और इस वाले तल के भी लंबवत है। तो इसके जो दिक् अनुपात होंगे वही ABC के मान होंगे। अब आप लोग ये सोचेंगे y अक्ष के दिक् अनुपात क्या होते हैं? y अक्ष के दिक् अनुपात क्या होते हैं? देखिए y अक्ष के दिक् अनुपात, अगर मैं इसकी दिक् वज्राएं की बात करूं कि y अक्ष की दिक् वज्राएं क्या क्या होंगी, तो दिक् वज्राएं आप लोग देखिए पढ़ चुके हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। ये एलएमएन होते हैं,
किसी सरल रेखा की दिक्कोज्याएं वो यही होती हैं। अगर हमें ये बात पता लग जाए कि एक्स अक्ष से कोण कितना है, वाई अक्ष से कितना है और जेड अक्ष से कितना है, तो उसकी दिक्कोज्याएं लगाते हैं। वाई अक्ष एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है, 90 का, यानी अल्फा का मान कितना हो गया 90, और cos 90 कितना होता है 0। वाई अक्ष से कितना कोण बनाएगा 0 का, और cos 0 कितना होगा 1। वाई अक्ष जेड अक्ष से कितना कोण बनाएगा 90 का, और cos 90 कितना होगा 0। ये हुई देखिए वाई अक्ष की दिक्कोज्याएं। इन्हें हम दिक् अनुपात भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस अनुपात में होते हैं वो दिक् अनुपात होते हैं, तो इनका अनुपात तो यही आएगा। वाई अक्ष के नीचे ये होगा 0 1 0। ऐसे अगर मैं आपसे कहता हूं एक्स अक्ष के क्या है, तो 1 0 0 आएंगे, आप निकाल के देख सकते हैं। और जेड अक्ष के क्या है, तो 0 0 1 आएंगे। हमें किसके निकालने हैं, वाई अक्ष के, वो क्या है 0 1 0, यानी ए का मान देखिए 0 हो गया, प्लस बी का मान कितना हो गया 1, और प्लस सी का मान कितना हो गया 0। तो 0 इंटू एक्स वो 0 ही हो गया, 1 इंटू वाई माइनस 3 वो चलिए वाई माइनस 3 हो गया, और 0 इंटू जेड वो 0 ही हो गया, इक्वल टू 0। यही समतल का समीकरण है y इज इक्वल टू 3। ये एक ऐसा समतल है जो z और x के समांतर है और y अक्ष पर 3 इकाई का अंतःखंड निकालता है। किसी भी समतल का समीकरण निकालने के लिए ये बात ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र जो है वो यही है, दिशा लंबवत रेखा की और एक बिंदु पता होना चाहिए। आप किसी भी समतल का समीकरण निकाल सकते हैं। अब देखिए जो अगले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी देखिए, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। जैसे मैंने देखिए बोर्ड पे लिखा है 9th क्वेश्चन, दो समतल आपको दिए गए हैं, उसके बाद भी ये पूछा गया है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इनकी प्रतिच्छेदन से होकर जाता है। प्रतिच्छेदन या प्रतिच्छेदन रेखा बात एक ही है, जो इनकी प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाता है, और एक बिंदु भी दे रखा है उससे होकर जाता है। ये बस अंतर इतना है, दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, ये कार्तीय रूप में है और ये सदिश रूप में है। मैं आपको दोनों ही करके बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, ये आपको देखिए मैं बता चुका हूं, उसका सूत्र भी बताया था इससे पिछले वीडियो में। पहला समतल प्लस लैम्डा गुणा दूसरा समतल बराबर 0। पहला समतल प्लस लैम्डा गुणा दूसरा समतल बराबर 0। मैं यहां पे इस तरीके से लिख देता हूं, फर्स्ट समतल प्लस लैम्डा इंटू सेकंड समतल इक्वल टू 0। पहला समतल वो देखिए ये लिखा है 3x माइनस के वाई प्लस 2z माइनस के 4 प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। पहला समतल प्लस लैम्डा गुणा दूसरा समतल बराबर 0। चलिए ये काम साथ साथ में इधर भी कर देता हूं। सूत्र तो यही है, पहला समतल प्लस लैम्डा गुणा दूसरा समतल बराबर 0। अब देखिए समतल यहां बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि नियतांक आपका इधर ले लिया है, इसमें ऐसा नहीं है। यहां ये बात आपको ध्यान रखिए, नियतांक हमेशा बाईं तरफ ही हो, ये इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ वेक्टर r डॉट 2i प्लस 2j माइनस के 3k माइनस के 7 प्लस लैम्डा गुणा दूसरा समतल, यानी लैम्डा इंटू वेक्टर r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस के 9 इक्वल टू 0। चलिए मैंने दूसरे समतल को इस तरीके ब्रैकेट में लिख दिया।
ये बस कार्तीय रूप में है और ये सदिश रूप में है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। 3x प्लस लैम्डा x वाले पर अगर मैं एक साथ करता हूं तो गुणांक हो गया 3 प्लस लैम्डा, माइनस के y प्लस के लैम्डा y, माइनस के y प्लस के लैम्डा y। तो अगर मैं देखिए y कॉमन लेता हूं तो माइनस के 1 प्लस के लैम्डा, 2z प्लस के लैम्डा z। अगर मैं z कॉमन लेता हूं तो ये हो गया 2 प्लस लैम्डा, माइनस के 4 माइनस के 2 लैम्डा, माइनस के 4 माइनस के 2 लैम्डा इक्वल टू 0। मैं जब इसको डिवाइड करता हूं तो यहां पे 10 क्वेश्चन ये अलग है, ये हुआ देखिए आपका यहां पर इक्वल टू 0 की फॉर्म। ये मैंने देखिए इसलिए किया, ये अब मानक रूप है। x का गुणांक a होता है तो ax प्लस by ये b हो गया, प्लस cz ये c हो गया, प्लस d इज इक्वल टू 0 ये d हो गया। ये हुआ देखिए मानक रूप। इसे मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। यही चीज चलिए मैं आपको साथ साथ इधर भी करके दिखाता हूं। वेक्टर r डॉट 2i प्लस 2j माइनस की 3k, तो वेक्टर r डॉट देखिए वो तो हमने कॉमन ही ले लिया, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। वेक्टर r डॉट ये बात तो कॉमन आ गई, जैसे यहाँ पे x y z हमने कॉमन लिए। ये लैम्डा की गुणा देखिए इसके साथ ही होगी, यानी 2 लैम्डा i प्लस 5 लैम्डा j प्लस 3 लैम्डा k और माइनस के 9 लैम्डा। तो अगर मैं देखिए i वाले पर एक साथ लेता हूं, i के गुणांक तो 2 प्लस 2 लैम्डा, ये आ जाएगी। j वाले पर अगर हम एक साथ लें तो 2j प्लस के 5 लैम्डा j, 2j प्लस के 5 लैम्डा j, माइनस के 3k प्लस के 3 लैम्डा k, माइनस के 3 प्लस के 3 लैम्डा। आगे क्या होता है देखिए, माइनस के 7 माइनस के 9 लैम्डा, माइनस के 7 माइनस के 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। वेक्टर r डॉट देखिए उसके साथ केवल यही सदिश वाला भाग आता है और बाकी के लिए नियतांक होते हैं r डॉट इससे अलग होते हैं, माइनस के 7 माइनस के 9 लैम्डा। अब ये देखिए ये भी मानक रूप में है, वेक्टर r डॉट ये पूरा आपका वेक्टर n हुआ, वेक्टर r डॉट वेक्टर n प्लस d इज इक्वल टू 0। ये आपकी हुई समीकरण नंबर 1। अब ये देखिए आपको दिया गया है बिंदु जिससे होकर जाता है, ये मैं देखिए एक बार देख लेता हूं। ये जो समतल है जो 9 क्वेश्चन में लिखा है, यह है समतल बिंदु 2, 2, 1 से होकर जाता है। यानी ये जो समतल है बिंदु 2, 2, 1 से होकर जाता है। ऐसे ही यहां पर भी लिखा है देखिए, यह समतल एक बिंदु आपको लिख के दिया गया है 2, 1, 3, 2, 1, 3 से होकर जाता है। इसका मतलब क्या है, ये जो समतल देखिए अपने 16 समीकरण नंबर 1 में, ये समतल इस बिंदु से होकर जाता है। इसका मतलब है अगर देखिए ये समतल इस बिंदु से होकर जाता है तो ये जो बिंदु है ये इसे संतुष्ट करेगा। तो जो इसके निर्देशांक हैं वो हम किसकी जगह लिख देंगे, x y z की जगह। x का मान कितना है 2, तो 2 इंटू 3 प्लस लैम्डा। y का मान कितना है 2, यानी 2 इंटू माइनस के 1 प्लस लैम्डा। और z का मान कितना है 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा। माइनस के 4
माइनस के 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो 2 3 6 प्लस 2 लैम्डा माइनस के 2 प्लस के 2 लैम्डा प्लस के 2 प्लस के लैम्डा माइनस के 4 माइनस के 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं कि कुछ ना कुछ तो कैंसिल भी होगा। 2 लैम्डा से माइनस के 2 लैम्डा कैंसिल हो गया, माइनस के 2 से प्लस के 2 भी कैंसिल हो गया। बाकी का तो देखिए कुछ कैंसिल नहीं होगा, शायद हमें बैलेंस ही करना पड़ेगा। 2 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो गया, देखिए 3 लैम्डा और 6 माइनस के 4, 6 और माइनस के 4 प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन 3। ये लैम्डा का मान उत्तर नहीं है, लैम्डा का मान हमें निकालना है, लेकिन ये जो लैम्डा का मान वापस अगर हम इसी में रख दें तो हमारा समतल का समीकरण निकल के आएगा। ये लैम्डा का मान देखिए अगर हम इसमें रख दें 3 माइनस के 2/3 तो 7/3, चलिए मैं सीधे लिख देता हूं 7x/3 माइनस के 1 माइनस के 2/3 माइनस के 5/3 माइनस के 5y/3 2 माइनस के 2/3 4/3 प्लस के 4z/3 माइनस के 2/3 हमने यहां भी रख दिया तो ये प्लस के 4/3 माइनस के 4 प्लस के 4/3 माइनस के 8/3 इक्वल टू 0। 3 एलसीएम आएगा वो गुणा में जाएगा। समतल की समीकरण आपके आगे 7x माइनस के 5y प्लस के 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0 या इक्वल टू 8 आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं। ये आपका समतल का समीकरण होगा, ऐसा समतल जो इनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है और वो इस बिंदु से भी होकर जाता है। ये देखिए अब इधर भी हम करेंगे, ये समतल जो है इस बिंदु से होकर जाता है। इसका मतलब है ये बिंदु इस समतल को संतुष्ट करेगा जैसे यहां किया, लेकिन अब ये केवल सदिश रूप में है। इसे हम पढ़ेंगे इसको स्थिति सदिश के रूप में 2i प्लस j प्लस 3k, वो आपको वेक्टर r की जगह लिखना है 2i प्लस j प्लस 3k 2i प्लस j प्लस 3k डॉट ये पूरा सदिश यानी i इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस j इंटू 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस k इंटू माइनस के 3 प्लस 3 लैम्डा। चलिए मैं ऐसे इधर ले लेता हूं इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। इनका डॉट गुणा 2 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, क्योंकि i का डॉट गुणा i से ही होता है तो मैं चलिए सीधे गुणा कर देता हूं 2 दूनी 4 प्लस 4 लैम्डा 2 दूनी 4 प्लस 4 लैम्डा। j का डॉट गुणा j से तो 1 गुणा तो ये हो गया 2 प्लस 5 लैम्डा और 3 का गुणा अगर हम इससे करते हैं तो माइनस के 3 प्लस माइनस के देखिए 9 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। 9 लैम्डा आपका कैंसिल ही हो गया और कोई तो देखिए शायद कैंसिल नहीं होगा। 5 और 4 9 लैम्डा 4 और 2 6 माइनस के 9 माइनस के 3 वो जाके इधर प्लस हुए प्लस के 3 9 लैम्डा इज इक्वल टू 10 लैम्डा इज इक्वल टू 10 अपॉन 9। ये देखिए लैम्डा का मान और यही लैम्डा का मान ये उत्तर नहीं है। अगर हम इसी समीकरण में रख दें तब आपका आंसर आएगा, यानी कि 10/9 अगर हम इस समीकरण में रख देते हैं 10/9। चलिए ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। लैम्डा का मान जब 10/9 रखेंगे तो 38/9 आई, यहां रखते हैं 10/9 68/9j और यहां रखते हैं 10/9 तो 3/9 और यहां भी देखिए रखते हैं 10/9 तो 9 से 9 तो कैंसिल इक्वल टू 17। उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, उत्तर आपका आएगा r डॉट इसी तरीके से कुछ ना कुछ आएगा।
आई जगह के रूप में। यही था देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब जो देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी कुछ इसी तरीके का ही है। दिए हुए दो समतलों की, मैं चलिए एक बार क्वेश्चन भी पढ़ देता हूं 11 तलों जो आपको देखिए समीकरण लिख के दिए गए के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ये बात आप ध्यान रखें, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। जब भी इस तरीके की लैंग्वेज आपको लिखी हुई मिलेगी तो आपको यही सूत्र अप्लाई करना है, पहला समतल प्लस लैम्डा गुणा दूसरा समतल बराबर 0। दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, यानी कि पहला समतल। अब देखिए समतल में नियतांक वो दाईं तरफ है, वो आपको बाएं पक्ष में मिलना है, यानी कि इस तरीके से प्लस लैम्डा गुणा ये 5 को हम लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस के 5। चलिए गुणा करते हैं तो x 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस z 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस के 1 माइनस के 5 लैम्डा इक्वल टू 0। हम इतना छोड़ सकते हैं देखिए, या इसे मानक रूप में लिखेंगे तो इसे इधर ले लेंगे नियतांक को। चलिए ये आपकी समीकरण नंबर 1 हुई। अब देखिए क्या लिखा है, पिछले क्वेश्चन में जो 9th क्वेश्चन आपने किया था उसमें ये बात की गई थी कि ये समतल किसी बिंदु से होकर जाता है, लेकिन यहां पर देखिए ये बात नहीं है, ये समतल किसी एक अन्य तल के लंबवत है। मैं यहां पे देखिए लैंग्वेज लिखकर भी हूं, यह समतल एक अन्य समतल उसकी भी एक समीकरण दी गई है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 के लंबवत है। अब इसमें क्या करें देखिए, प्रतिबंध बदल गया केवल यहां तक का देखिए कोई पार्ट है कॉमन, लेकिन ये प्रतिबंध केवल चेंज हो गया, यानी ये जो समतल है ये इस समतल के लंबवत है। और जब दो समतल आपस में लंबवत होते हैं तो आपने देखिए प्रतिबंध मैंने आपको सिद्ध भी करवाया था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। जो इनकी दिशाएं होती है लंबवत रेखाओं की वो ये प्रतिबंध को संतुष्ट करेंगी। यानी इसका मतलब क्या है, a1 का मतलब देखिए 1 प्लस 2 लैम्डा और a2 का मतलब x का गुणा यानी कि 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा। फिर देखिए दोबारा y का गुणांक ये b1 हो गया और ये y का गुणांक ये b2 हो गया, तो माइनस के 1 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा। चलिए मैं यहां माइनस कर देता हूं, माइनस के 1 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा। अब देखिए c1 1 प्लस 4 लैम्डा और c2 वो 1 हो गया, तो प्लस के 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। गुणा करते हैं 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस के 1 माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 1 प्लस के 4 लैम्डा इक्वल टू 0। 1 से 1 आपके कैंसिल आउट, 4 और 2 6 माइनस 3 3 लैम्डा 3 और प्लस के केवल कितना बचेगा 1, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के 1, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के 1/3। ये देखिए आपका लैम्डा का मान। इस तरीके के आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे यानी कि प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, सबसे पहले आपको लैम्डा का मान ही निकालना है। इसके लिए प्रतिबंध बदल बदल के ले सकते हैं, कभी बिंदु देंगे आपको, कभी किसी तल के लंबवत देंगे, कभी कोई और प्रतिबंध दिया। लैम्डा का मान आपको पहले निकालना है और लैम्डा का मान जो भी निकल के आएगा उसे वापस समीकरण 1 में ही रखना है। यानी लैम्डा का मान देखिए अगर माइनस के 1/3 रखते हैं तो
एक माइनस या करीब कुल भी कर सकते हैं, मैं इसको इनकम्प्लीट छोड़ देता हूं। आपको केवल अब इतना काम करना है, लैम्डा का मान इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समतल जिनके सदिश समीकरण आपको दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? वेक्टर r डॉट 2i प्लस 2j माइनस के 3k इक्वल टू 5, ये पहले समतल का समीकरण। और दूसरे समतल का समीकरण है वेक्टर r डॉट 3i माइनस के 3j प्लस 5k इक्वल टू 3। ये दूसरा समीकरण है समतल का। इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो समतलों के बीच का कोण, जो मैंने आपको सूत्र लिखवाया भी है, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n1 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n2। n1 वेक्टर वो देखिए है, n2 वेक्टर वो ये है, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2, 2 गुणा 3 6, 2 गुणा माइनस के 3 माइनस के 6, माइनस के 3 गुणा 5 माइनस के 15 बटे इनका मैग्नीट्यूड। पहले का मैग्नीट्यूड 2 का वर्ग 4 प्लस 4 8 और 9 17, और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी 9 और 9 18 और 25 43। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, यानी ये हो गया माइनस के 15 बटे वर्गमूल के अंदर। देखिए ना तो इसके गुणनखंड हो सकते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या है, और ना ही इसके गुणनखंड हो सकते हैं क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो इनके अगर हम गुणा ही कर दें, वो आता है देखिए 731। ये आता है देखिए माइनस के 15 बटे 731 cos थीटा का मान। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस के 15 बटे वर्गमूल 731। ये हुआ दोनों समतलों के बीच का कोण, जो कि आपको निकालना था। अब देखिए दो समतलों के बीच का कोण आपको देखिए और भी क्वेश्चन देखिए 13 के कितने पार्ट हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर हैं अथवा लंबवत हैं, और उस स्थिति में जब ना तो ये समांतर हैं और ना ही लंबवत हैं तो इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। चलिए इनमें से भी कोई ना कोई एक पार्ट आपको करके दिखाता हूं। देखिए 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित समतलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अगर ये ना तो समांतर हैं ना ही लंबवत हैं तो उनके बीच का कोण निकालना है। तो देखिए कोण का सूत्र जो आप लोग जानते ही हैं, cos थीटा इज इक्वल टू, पिछले क्वेश्चन में वो सदिश रूप था, अब की बार ये देखिए कार्तीय रूप है, यानी cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, यानी cos थीटा इज इक्वल टू a1 इंटू a2 7 इंटू 3 21, b1 इंटू b2 5 इंटू माइनस के 1 माइनस के 5, c1 इंटू c2 6 इंटू माइनस 10 माइनस के 60। देखिए इनसे कोई मतलब नहीं है, ये d1 और d2 है, इनसे कोई मतलब नहीं, बटे वर्गमूल a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर 49 प्लस 25 प्लस 36 110 वर्गमूल 9 प्लस 1 प्लस 100 110 वर्गमूल 110 इंटू वर्गमूल 110, ये गुणा में है। और देखिए ऊपर सॉल्व भी करना है। 21 माइनस के 5 यानी कि 16 और 16 माइनस के 60
यानी कि माइनस के 44 बटे, इनकी गुणा करेंगे तो ये 110 ही हो गया। ये भी नहीं कैंसिल आउट होते हैं, 22 से कैंसिल आउट, माइनस के 2/5 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस के 2/5, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस के 2/5। ये दोनों समतलों के बीच का कोण होगा, क्योंकि ना तो ये समांतर है ना ही लंबवत है। अब यही चीज आपकी देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, अगर ये 0 आ गई तो वो लंबवत हो जाएंगे, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये लंबवत का सवाल हो जाएगा। लेकिन चलिए मैंने फिर भी एक पार्ट और लिखा सी पार्ट। अब इनमें कैसे पता लगाएं? देखिए इनमें अगर हम इनका अनुपात निकालें, यहां पे देखिए cos थीटा का मान में नहीं निकालना, क्योंकि देखिए देखते ही बात क्लियर हो रही है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर हम इनके मान निकालें तीनों के, तो a1 अपॉन a2 का मान 2/3, चलिए मैंने यहां लिख दिया। b1 अपॉन b2 का मान माइनस के 2/-3, तो वो भी कितना आता है देखिए 2/3, और c1 अपॉन c2 4/6, यानी कि 2/3। यही चीज हमें देखिए यहां देखनी थी। अगर हम ये चीज प्रूव कर दें, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसका मतलब इस बात का प्रूफ है कि दोनों समतल आपस में कैसे होंगे, समांतर। आप लोग कहेंगे ये मैंने इससे क्यों नहीं बताया, आप इससे भी कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में cos थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, और जब cos थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और दो समतलों के बीच अगर 0 डिग्री का कोण है तो इसका मतलब वो आपस में कैसे होंगे, समांतर। आप इससे भी कर सकते हैं, cos थीटा का मान इस कंडीशन में कितना आएगा 1। ये देखिए हो गया। अब देखिए केवल इस एक्सरसाइज में एक पार्ट बचा, दिए गए बिंदु की दिए गए समतल से दूरी ज्ञात करना। मैंने 14 क्वेश्चन का देखिए बी पार्ट लिखा, इस बिंदु की इस समतल से दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी का मतलब लंबवत दूरी। तो जो मैंने आपको देखिए सूत्र सिद्ध करवाया था इसका, और मैंने आपको उसी में हिंट भी दी थी, इसका आप सूत्र याद रखें या नहीं रखें, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको कभी भी किसी बिंदु की किसी समतल से लंबवत दूरी निकालनी है तो आपको केवल एक काम ये करना है, इस बिंदु के निर्देशांक आप इस समतल के समीकरण में रख दीजिए। यानी 2 गुणा देखिए x का मान कितना है 3, मैं आपको पूरा लिख के दिखाता हूं, 2 × 3 माइनस y का मान कितना है -2, वो देखिए ये आ गया, प्लस 2z, 2 × z का मान कितना है 1, प्लस के 3। ये बात ध्यान रखें, पूरी समीकरण इसी तरीके की हो, यानी इक्वल टू 0 की फॉर्म में, क्योंकि आपको पूरा ही यूज करना है यहां पर। और बटे में वर्गमूल 2 का वर्ग यानी कि 4, -1 का वर्ग यानी +1, और 2 का वर्ग यानी कि 4, वर्गमूल a² + b² + c²। और सूत्र क्या होगा, ax1 + by1 + cz1 + d। सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 की 6 प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 3 बटे वर्गमूल 9 यानी कि 3, तो 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13, इसका मतलब 13/3 इकाई। ये हुआ देखिए किसी बिंदु की किसी समतल से लंबवत दूरी ज्ञात करना। अब देखिए समतल से संबंधित जितने क्वेश्चंस थे, देखिए हो सकता है थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हो, वो शायद इसकी विविध प्रश्नावली में होंगे।